नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाले सीटेट एग्जाम 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। और यदि आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। तो यहाँ पर हमें उस तथ्य को देखना है जो सीखने से संबंधित नहीं है या गलत है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सेकंड है सीखना केवल विद्यालयों में ही होता है। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ऑप्शन डी है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक विकल्प हमारा ऐसा है जो सीखने से संबंधित तथ्य में सही नहीं है, और वो कौन सा होगा? तो वो विकल्प है ऑप्शन बी। और आप अपना उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर थोड़ा सही नहीं है। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि सीखना केवल विद्यालय में होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम सीखने के लिए जो कुछ भी सीखना चाहते हैं वो कहीं से भी सीख सकते हैं, बस उसमें हमारी रुचि होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद कभी स्कूल नहीं गए हैं, फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, सीख चुके हैं। तो सीखना जो होता है हम कई प्रकार से सीख सकते हैं, अनुकरण करके सीख सकते हैं, दूसरे लोगों को देखकर भी हम सीख सकते हैं। तो इसलिए सीखना केवल विद्यालय में ही होता है ऐसा ज़रूरी हम नहीं कह सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर डी है व्यवहारवादी सिद्धांत। तो देखिए ये जो हमारा प्रश्न है इसको आपने कई और भी आपने इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा। चेतन अचेतन मन के बारे में आपने कहीं कुछ देखा होगा, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की बातें आपने सुनी होगी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके देखे जाए तो सिर्फ 10% हिस्सा जो होता है वो में बर्फ़ का दिख रहा है और 90% हिस्सा पानी के अंदर बर्फ़ की चट्टान का ढका रहता है। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क को हम देखते हैं तो हमारी जो अधिकांश क्षमता होती है वो दबी रहती है। तो इस बारे में आपने ज़रूर ऐसा कुछ सुना होगा। तो ये एक सिद्धांत जो है ये भी इस बात को व्यक्त करता है। तो वो सिद्धांत कौन सा होगा? तो वो सिद्धांत हमारा होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? इदम, अहम या फिर पर अहम, या फिर ऑप्शन डी है इदम एवं अहम। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका जो भंडार ग्रह मतलब वो कहाँ पर संचित होती है? तो वो होती है हमारे इदम में। तो इदम, अहम और पर अहम ये 3 प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पर इदम जो होता है जिसे इद भी कहा जाता है, इसके अंदर ये भंडारित होती हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर वयस्क अवस्था? तो आपने देखा होगा किशोर जो होते हैं इनके अंदर स्वसम्मान की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही उत्तर, क्योंकि किशोर जो उम्र का एक पड़ाव होता है किशोर अवस्था, वहाँ पर बच्चे की स्वसम्मान होना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? तो सामाजिक अधिगम, देखिए सामाजिक अधिगम का मतलब है समाज या सामाजिक क्षेत्र से हम जो अधिगम प्राप्त करते हैं वो कहाँ से शुरू होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या फिर डी है दृश्य श्रव्य सामग्री से? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कई टेट एग्जाम के अंदर। तो देखिए सामाजिक अधिगम मतलब लोगों से हमें कुछ सीखने को जो मिलता है वो अधिगम हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो होती है संपर्क से। अब देखिए यहाँ पर भीड़ भी लिखा हुआ है, तो भीड़ मतलब लोगों का समूह भी हो सकता है, और जब हम उसके संपर्क में आएंगे तभी हम वहाँ पर कुछ सीख पाएंगे। हम दूर से भीड़ को देखते रहेंगे तो वहाँ हम उनसे अधिगम हमारा पूरा नहीं होगा। तो हमें समाज के लोगों के साथ पहले संपर्क में आना होगा, तब हमारा वहाँ अधिगम शुरू होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में
पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, बी है पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, और सी है भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किया गया, और डी है सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो आपने देखा है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर पहले ध्वनि और तत्पश्चात भोजन प्रयुक्त या प्रस्तुत किया गया था। तो पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था और वो घंटी बजाते थे और उसके बाद कुत्ते को भोजन डालते थे। तो कई बार देखा गया कि कुत्ते को सिर्फ घंटी बजाने पर ही वो लार टपकाने लगता था। तो यहाँ पर घंटी के साथ कुत्ते का जो अनुबंधन था वो हो चुका था, मतलब कुत्ता ऐसा समझने लग गया था। तो ये प्रश्न के जो विकल्प हैं ये उसी पर आधारित है। पहले ध्वनि मतलब वो घंटी की ध्वनि पहले बजती थी और उसके पश्चात भोजन को प्रस्तुत किया जाता था। चलिए ऑप्शन बी हुआ हमारा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ तक परिभाषित किया जा सकता है, मतलब कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, ये गलत है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या फिर गृह में। तो हम कह सकते हैं विद्यालय में, कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनी व्यवहार पर आधारित है, सीखने के रिक्त स्थान सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए केवल अवलोकनी व्यवहार पर ही वो आधारित है। तो उस सिद्धांत को हम, सीखना जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित मान सकते हैं? संज्ञानवादी, विकासवादी, व्यवहारवादी या फिर रचनावादी। तो देखिए हम अवलोकन व्यवहार पर आधारित है, मतलब हम हमारे अंदर अवलोकन, लोगों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, तो वहाँ पर जो सिद्धांत होता है वो व्यवहारवादी होता है। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय कब बाधक बन सकता है? जब विद्यालय में बहुत सी गतिविधियां चले, जब विद्यालय प्रशासन आधिकारिक हो, या फिर जब विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का उन्मुक्त वातावरण मिले, या फिर जब अध्यापक छात्र अनुपात न्यून हो। तो हम कह सकते हैं कि जब विद्यालय प्रशासन आधिकारिक होगा तो वहाँ पर विद्यालय बच्चों के विकास में बाधक बन सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे जो होते हैं उनके अंदर एक डर की जो भावना होती है वो उत्पन्न हो जाती है और वहाँ पर बच्चे खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है या किसके मान हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या फिर दबाव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है 16 PF। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी है रचनात्मकता और मौलिकता, सी है समायोजन और बुद्धि, और डी है चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है वो है चिंतन और कल्पना, इसी को इन्होंने आधार बनाया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जब व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते हुए देखकर वह कार्य करना सीखता है तो यह कहलाता है क्रिया प्रसूत सीखना, प्राचीन अनुबंधन, सूझ द्वारा सीखना या फिर अवलोकन द्वारा सीखना। तो देखिए यहाँ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अवलोकन कर रहा है, उसके कार्य का अवलोकन कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको समझ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अवलोकन द्वारा सीखना होगा। ऑप्शन डी होगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सी है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, और डी है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना ये सरासर गलत होगा, क्योंकि ये भाषा विकास में सहयोग नहीं करेगा, ये बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि बच्चे को उसकी अपनी भाषा में भी बात कहने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। शरीर रचना प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, समाज शास्त्रीय प्रकार या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अंतर व्यक्तित्व का प्रकार है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रकार है। चलिए ऑप्शन बी होगा यहाँ इसके लिए उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद रिक्त स्थान होना चाहिए। तो प्रश्न हमसे यहाँ पर कह रहा है जैसे कि जो विद्यार्थी सीखने में जो रिक्तियां मतलब कुछ कमियां जो रह जाती है उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए?
सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना या फिर शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सी है समुचित उपचारात्मक कार्य और डी है सघन अभ्यास कार्य। तो देखिए उसके लिए हमें समुचित उपचारात्मक कार्य को अपनाना चाहिए, ये होना चाहिए ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके जो सीखने के अंतर्गत रह गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को चाहिए। अब क्या यहाँ पर चाहिए, विकल्प को देखते हैं। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। बी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में। या सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। और डी है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता है उसे विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में प्रयोग में लाना चाहिए, ये उसकी विशेषता होना चाहिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, स्मिथ ने शिक्षण की विध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक, ये विध्रुवी ना होकर के त्रिध्रुवी है, थोड़ा सा यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, त्रिध्रुवी। अब त्रिध्रुवी जो होगा, देखिए इसमें 3 ध्रुव माने गए हैं। तो विकल्प है इसके लिए अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या पाठ्यक्रम को। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें शिक्षण की जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है उसमें कार्यवाहक किसको माना है। तो देखिए कार्यवाहक जो होता है वो शिक्षक होता है। अब शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 ध्रुव माने हैं स्मिथ ने शिक्षण के त्रिध्रुव। अब इसमें कार्यवाहक मतलब जो कार्य को करने वाला होता है इस प्रक्रिया में वो होता है शिक्षक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी शिक्षक होगा हमारा उत्तर, ऑप्शन बी। चलिए एक और प्रश्न है इसी प्रकार का, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। आश्रित, मध्यस्थ और स्वतंत्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आश्रित, मध्यस्थ और स्वतंत्र 3 प्रकार के चर हैं पाठ्यक्रम, इनमें से किसके अंतर्गत आता है। तो पाठ्यक्रम जो होता है वो एक मध्यस्थ चर होता है, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर उत्तर। अब देखिए विद्यार्थी कौन से चर में आता है, तो वो आता है आश्रित चर में, क्योंकि वो आश्रित होता है शिक्षक के ऊपर, और शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आश्रित, मध्यस्थ और स्वतंत्र 3 चर ये शिक्षण के अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो मध्यस्थ चर के अंतर्गत है और विद्यार्थी आश्रित और शिक्षक स्वतंत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, वो क्षेत्र कौन सा है। लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं इन सभी रूपों में हम देख सकते हैं। लिंग भेद भी होती है, शारीरिक रचनाएं भी होती है और मानसिक योग्यताएं भी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। तो किसे हम मान सकते हैं, जो दूसरों की आलोचना करे, संवेगों पर नियंत्रण रखना या फिर अपनी बात पर अड़े रहना या दिवा स्वप्न देखना। तो देखिए बहुत अच्छे एक मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, आप भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को इस पर पहचान सकते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। संवेगों पर नियंत्रण रखना मतलब हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है वो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का परिचय देता है। तो कहने का मतलब है कि आप यही यदि अपने संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं तो निश्चित आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत उत्तम है, ये इसको इंडिकेट करता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। अन्य विद्यार्थियों से अंतर्क्रिया में, उपयुक्त शिक्षण व्यू रचना चयन में, या फिर सी है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में, या डी है विषय वस्तु के संप्रत्यय स्पष्टीकरण में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी मतलब शिक्षक को मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी होगी तो वो शिक्षक को किस बात के लिए योग्य बनाती है, तो वो बनाती है शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में शिक्षक को योग्य बनाती है। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर उत्तर। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं सामाजिक एवं आर्थिक, बी है संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, सी है वंशागत एवं वातावरणीय और डी है वंशागत। तो व्यक्तित्व भिन्नता के जो कारक होते हैं ये कारक होते हैं
वंशागत एवं वातावरणीय, बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार ये पूछा भी जा चुका है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है ये वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करती है, ये भी ध्यान आप रखना है क्योंकि इस प्रकार से भी प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। अब सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है क्योंकि इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या फिर प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर किसी बात को सीखने के लिए सशक्त अभिप्रेरणा होगी तो निश्चित हम उस काम को बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए, कौन सा जैविक आवश्यकता कम ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो जैविक आवश्यकताएं हैं वो दे रखी है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि इनमें सबसे कम ज़रूरी कौन सी है, तो आप विकल्प को देखकर ही आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। भूख, प्यास, यौन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ज़रूरी हमारे लिए यहाँ पर तीनों विकल्प हैं, परंतु हम सबसे कम ज़रूरी किसे मान सकते हैं ये हमें देखना है। तो देखिए भूख और प्यास जो है इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अब विकल्प सी जो है इसे हम कम ज़रूरी मान सकते हैं क्योंकि इसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो जैविक आवश्यकता अंदर हम कम ज़रूरी मानेंगे वो होगा विकल्प सी, यौन को, ऑप्शन सी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अधिगम तक पहुँचाने के राजमार्ग को कहते हैं। तो अधिगम तक जो हमें पहुँचाता है उसके राजमार्ग को क्या कहते हैं। उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना या फिर अभिप्रेरणा। तो देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना, और हम कुछ भी कब सीख सकते हैं, किस के माध्यम से सीख सकते हैं, तो वहाँ पर जिम्मेदार होती है अभिप्रेरणा। जब तक हम उस कार्य को जिसे हम सीखना चाहते हैं उसके लिए हम अभिप्रेरित नहीं होंगे तब तक हम वो नहीं सीख सकते। तो हमें अभिप्रेरणा ही वो राजमार्ग कहलाता है जो हमें अधिगम तक पहुँचाता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है। स्वाभाविक अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक, नकारात्मक या फिर अर्जित अभिप्रेरक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्नेह प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो अभिप्रेरणा के संदर्भ में एक स्वाभाविक अभिप्रेरक होती है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अधिगम, अभिप्रेरणा या फिर संतुलन या सृजन। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है। आप किसी भी क्रिया को आरंभ करते हैं, जारी रखते हैं और उसे कंट्रोल भी करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो हमारी अभिप्रेरणा ही होती है, जो हमें उस काम को करने के लिए उसे शुरू करना, उसे जारी बनाए रखना और उसे कंट्रोल करने के लिए हमें प्रेरित करती है, वो होती है अभिप्रेरणा। अब जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी शुरू की, आपकी तैयारी जारी है और आप अपनी तैयारी को कंट्रोल भी कर रहे हैं, जो आप नहीं पढ़ पाए उसे पढ़ रहे हैं और भी आप अपने तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको नियंत्रित कर रहे हैं, तो आप अभिप्रेरित हैं। कहने का मतलब आप अभिप्रेरित हैं, आपके अंदर अभिप्रेरणा है और वही अभिप्रेरणा हमें हर काम को शुरू करना, जारी रखना और उसे नियंत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करती रहती है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, सीहे महान व्यक्तियों की कहानी सुनाई या फिर डीह देवी देवताओं की बात करें। तो देखिए नैतिक मूल्य का विकास हम कर सकते हैं बच्चों के अंदर, परंतु उसके लिए पहले हमें उन पर चलना होगा, हमें स्वयं उनका आचरण करना होगा, तभी हम नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। अब यही बात अध्यापक के लिए भी लागू होती है कि जब तक अध्यापक स्वयं नैतिक मूल्यों पर आचरण नहीं करेंगे तब तक उनके बच्चे नैतिक मूल्य नहीं सीखेंगे, क्योंकि बच्चे शिक्षक का अनुकरण करते हैं और उसी अनुकरण के माध्यम से बच्चे शिक्षक से नैतिक मूल्य सीखते हैं। तो इसके लिए अध्यापक को स्वयं उन पर आचरण करना ज़रूरी है, उन्हें स्वयं पर लागू करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है, कब होती है, पूर्व बचपन में, उत्तर बचपन की बजाय,
बी है उत्तर बचपन में किशोर अवस्था के बजाय, सी है किशोर अवस्था में पूर्व बचपन की बजाय, और डी है प्रौढ़ावस्था में किशोर अवस्था के बजाय। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व बचपन में उनकी शारीरिक वृद्धि दर अधिकतर होती है उत्तर बचपन के बजाय। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा या फिर ये सभी? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किशोर अवस्था में जो किशोर होते हैं उनकी आवश्यकताएं होती हैं वाद विवाद, तर्क और चर्चा, ये सभी। इन सभी की आवश्यकता किशोरों को होती है और ये सभी अवसर किशोरों को मिलना चाहिए। तो ऑप्शन डी होगा ये सभी यहाँ इसका उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न, और आपने अपनी तैयारी को यहाँ पर परखा होगा, देखा होगा, आपने क्या स्कोर किया कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और प्रश्न और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमारे साथ समय तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।